हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट से रिगार्डिंग कि बैलेंस शीट एक्चुअली होती क्या है और उस बैलेंस शीट को हम कैसे रीड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस शीट के कौन कौन से हेड होते हैं और एसेट साइड का क्या मतलब होता है और लायबिलिटी साइड का क्या मतलब होता है। सो लायबिलिटी जो है हमारे हमेशा लेफ्ट में आती है और एसेट जो है हमेशा राइट में आती है। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियल्स को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं, जिनका बैकग्राउंड जो है कॉमर्स ना हो के कोई और अदर बैकग्राउंड है, जैसे आर्ट्स है या फिर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप फाइनेंशियल्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये वीडियो जो है ख़ास बनाई गई है बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्रेडिट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या बिजनेस में जो फाइनेंस में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट के कौन कौन से हेड होते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट का क्या मतलब होता है और लायबिलिटी का क्या मतलब होता है। रेशियो एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं बैलेंस शीट के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो आपने कभी भी देखा होगा किसी भी कंपनी की जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट में लिखा होता है एज ऑन मार्च 2024 या मार्च 2023। तो इसका क्या मतलब होता है? सो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो भी ये कंपनी की पोजीशन है, ये एज ऑन डेट क्या है। और ये जो एज ऑन डेट होती है इसका मतलब ये होता है कि लास्ट वन ईयर का जो पीरियड है उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, जो उसके एसेट्स हैं वो क्या हैं, लायबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। तो इसके बारे में बताया गया होता है। तो इसमें आप देखेंगे जनरली जो ईयर होते हैं या तो वो फाइनेंशियल ईयर होते हैं या फिर वो असेसमेंट ईयर होते हैं। तो आप देखेंगे जब भी एज ऑन मार्च 24 की बात हो रही है तो फाइनेंशियल ईयर 24 है, बट असेसमेंट ईयर 24-25 है। तो ये हमेशा एक साल आगे का दिखाता है असेसमेंट ईयर, और फाइनेंशियल ईयर हमेशा करंट का एक साल पीछे दिखता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें फाइनेंशियल ईयर जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 रहेगा करेंगे। जैसे एज ऑन मार्च 24 है तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 रहेगा, बट इसका असेसमेंट ईयर जो रहेगा वो 24 और 25 रहेगा, क्योंकि ये हमेशा एक साल आगे का असेसमेंट प्रोजेक्शन दिखाता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा एज ऑन डेट का मतलब। इसके अलावा एक कैलेंडर ईयर भी होता है जो जनवरी से लेके दिसंबर के एंड तक दिखाता है, दिसंबर 30 और जनवरी 1 से लेके, ये कैलेंडर ईयर इसे हम कहते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा एज ऑन डेट का मतलब। सो इसके बाद आता है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट स्टैंड अलोन है, ये बैलेंस शीट स्टैंड अलोन है या फिर कंसोलिडेटेड है। तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट क्या होती है? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट वो है जो कि एक सिंपल एक ही कंपनी के बारे में बताई गई हो। जैसे इसमें एक्स वाई जेड अगर कंपनी की बात करूं तो ये एक्स वाई जेड कंपनी के बारे में ही बात कर रही होती है। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है? कंसोलिडेटेड का मतलब हम ऐसे समझते हैं, जैसे RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें अगर हम, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर आपका जियो जो है, जियो हॉटस्टार भी आ जाता है और जियो कम्युनिकेशन भी आ जाता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ जाता है, और रिलायंस के अंदर अप्रोक्स मोर देन 40+ कंपनीज जो हैं वो सारी कंपनी जो है रिलायंस के अंदर आती हैं। अब अगर हम सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के इंडिविजुअल फाइनेंशियल जो है स्टैंड अलोन कहते हैं। बट जब हम कंसोलिडेटेड की बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अलावा जितनी भी कंपनीज मैंने यहाँ बताई, रिलायंस जियो हॉटस्टार, रिलायंस फाइनेंशियल, रिलायंस फिनसर्व, या अलग जो 40 कंपनीज हैं, उन सबके फाइनेंशियल्स को अगर हम मर्ज कर दें तो उसके बाद जो फाइनेंशियल्स आते हैं उसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बोलते हैं। तो चलिए, ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का। आगे हम डिस्कशन करते हैं बैलेंस शीट पे वापस आ जाते हैं। हमने स्टैंड अलोन समझ लिया, कंसोलिडेटेड समझ लिया। इसके बाद आता है क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? जैसे आपको पता है कि एक फाइनेंशियल्स के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर में कौन सा है? और अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल से लेके आपका मई जून, जून हमारा फर्स्ट क्वार्टर एंड होता है। सेकेंड क्वार्टर है हमारा जुलाई से लेके सितंबर, एंड थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर से लेके दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर है आपका जनवरी से लेके मार्च। तो ये हमारे क्वार्टर्स होते हैं जिनको हम क्वार्टरली बोलते हैं। इसके अलावा हमारा हाफ ईयर होता है जो कि फर्स्ट 6 मंथ, अप्रैल टू लेके सितंबर क्या हमने अचीव किया है। देन उसके बाद हाफ ईयरली इसके अलावा होता है अक्टूबर से लेके मार्च
24 या 25, ठीक है। तो ये हम H1 और H2 इसे हम बोलते हैं H1 H2, हाफ ईयर 1 हाफ ईयर 2, राइट। तो ये हमारा क्वार्टरली हो गया और हाफ ईयरली हो गया। अब अंडरस्टैंड करते हैं हम। तो चलिए इसके अलावा हम आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट पे वापस से। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में आपको लायबिलिटीज़ दिखेगी और राइट साइड में आपको असेट दिखेंगे। सो इसको ये भी बोला जाता है कि लायबिलिटीज़ आर द सोर्स ऑफ फंड, कि जो लायबिलिटीज़ है वो पैसा लाने का तरीका है। जैसे अगर आप देखेंगे इंटरनल लायबिलिटीज़ में क्या आती हैं, कि एक कैपिटल है राहुल की, राहुल ने अपनी इक्विटी लगाई है, मतलब अपना पैसा 3 लाख रुपए लगाया है कंपनी में। तो एक ये लायबिलिटी आ गई हमारे पास, राहुल को हमें पैसे देने हैं, क्योंकि कंपनी जो है हमेशा इंडिविजुअल से अलग मानी जाती है। दूसरा, उसके रिजर्व एंड सरप्लस में 60,000 रुपये पड़े हैं। जो भी प्रॉफिट होता है किसी कंपनी का वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में पार्क कर देते हैं, और इससे हमें इसकी एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो लायबिलिटी आ गई। अब जो हमारे पास 3,60,000 रुपये आ गए, तो हमारे पास फंड्स तो आ गए, बट उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जो हमें एसेट को बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला कि लायबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सो अब अगर आप देखें तो इसमें हमने लायबिलिटीज़ के अंदर हमने 3,60,000 रुपये की फंड्स की अरेंजमेंट कर ली, जिसमें राहुल ने अपने पैसे लगाए और प्रॉफिट के कुछ पैसे हमारे 60,000 पड़े थे। अब इस पैसे को असेट में अप्लाई किया जाता है कि इस पैसे से हमने या तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, या हमने व्हीकल खरीद लिया, या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, या हमारे जो खरीदार हैं, डेटर हैं, बेसिकली ये डेटर है, डेटर को हमने पेमेंट कर दी। तो ये हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, जहाँ पे हम जो आपकी जो लायबिलिटीज से हमने सोर्स किया है फंड्स को, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब फंड्स को सोर्स करने के दो तरीके से हो सकते हैं। एक हो गया कि हमारे इंटरनल फंड्स हैं, जिसमें हमने खुद की इक्विटी लगी हुई है, जिसे हम इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी बेसिकली क्या है, आपका जो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है, जहाँ प्रमोटर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शेयर कैपिटल में रहता है। उसके अलावा जो इसमें आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल के अलावा रिजर्व एंड सरप्लस जो है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस होता है वो आया रहता है। इन दोनों को अगर हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आपकी नेटवर्थ हो जाती है। तो गाइज़ ये इसमें अगर आप देखें तो नेटवर्थ जो है इस कंपनी की, मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। तो गाइस इसमें अगर आप देखें तो नेटवर्थ ऑफ द कंपनी क्या होगी, कि जो 3,60,000 रुपये प्रमोटर ने इन्वेस्ट किए हैं वो, प्लस जो हमारा प्रॉफिट 60,000 रुपये का आ रहा है फ्रॉम द बिजनेस, वो मिला के अगर हम देखें तो 3,60,000 जो है हमारी कंपनी की नेटवर्थ है। नेटवर्थ बेसिकली आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को बोलते हैं। तो चलिए इसमें हमने फंड्स की अरेंजमेंट कर ली इंटरनल सोर्सेज के थ्रू। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज बेसिकली वो हैं जो हम बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से बोरोइंग करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जिसमें हम बोल रहे हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटीज़, और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो हमें लोगों को देना है, क्रेडिटर जिनकी हमें पेमेंट करनी है, बिल्स पेबल जो कि हमें हमारे खर्चे हैं उसके बिल्स को पेमेंट करना है। तो ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाती है। सो गाइस अभी अंडरस्टैंड करते हैं करंट एसेट क्या है। सो एनी करंट एसेट्स which can be converted into cash or can be consumed within the 12 months is called current assets। तो अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो जो कैश बैलेंस होता है हमारे पास वो हमारा करंट एसेट है। बैंक बैलेंस है वो भी हमारा करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर जिसकी पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स में या 365 डेज़ के अंदर हमें पेमेंट आ जाती है, तो वो हमारा करंट एसेट आ जाता है। बिल रिसीवेबल जिसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट रिसीव करनी है, वो भी हमारा अगर 365 डेज़ के अंदर आता है तो वो करंट एसेट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और हमने जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो ऊपर बताए हुए हैं कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग को आप सेल करने जाएंगे तो विद इन 12 मंथ में उसकी असेसमेंट जो लिक्विडेशन होना वो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें इसे लैंड एंड बिल्डिंग को नॉन करंट एसेट में रखते हैं। व्हीकल है, व्हीकल का जो कंजम्पशन है वो मोर देन 12 मंथ्स होता है। इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी नॉन करंट एसेट में है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो विद इन 12 मंथ्स में होती है तो हम उसे शॉर्ट टर्म एसेट में भी कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन 12 मंथ्स में पूरी करनी होती हैं, जिसे हम 12 मंथ से ज़्यादा रिपेमेंट करने में टाइम नहीं ले सकते, उनको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर जिनकी पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ्स में करनी है तो करंट लायबिलिटीज़ में आता है। बिल पेबल्स वो करंट लायबिलिटीज़ में आता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, टैक्स पेबल जो है वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है, और जो ऐसी लायबिलिटी जिसमें हमें मोर देन 12 मंथ्स का टाइम मिल जाता है उसे पेमेंट करने के लिए, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। तो गाइस ये हमारे कुछ हेड्स थे बैलेंस शीट को लेके। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें से हमें रेशियोज़ देखने होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं और उसे हम कैसे चेक करते हैं। तो इसको हम एक्सेल में समझेंगे अगली वीडियो में। लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।